प्री-स्टार क्लासेज सरदार सर के यूट्यूब चैनल पे सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आपको विदित ही है कि संपूर्ण विश्व में एक महामारी फैली हुई जिसका नाम कोविड-19 है। उसकी बदौलत मानो कि संपूर्ण विश्व थम सा गया है, लेकिन अपने जीवन रूपी जो पहिया है, जो रथ है, वो रुकने नहीं पाए। अपनी जो शिक्षा की जो एक कड़ी थी, हम लगातार पढ़ रहे थे, उसमें कहीं रुकावट नहीं आए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोचिंग के डायरेक्टर विकास जी पूनिया, जिन्होंने ये निश्चय किया कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जाए, तो आप सभी के लिए जीके के वीडियो शुरू हो चुके हैं, हिंदी के भी वीडियोस बन रहे हैं और आज पहली बार मैं आपके सामने इंग्लिश की क्लास लेके आया हूँ। तो जो विकास जी हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस समय जो संपूर्ण विश्व में हर व्यक्ति हर किसी की सहायता करने के लिए ललायत है, उस मार्मिक घड़ी में, उस त्रासदी की घड़ी में आपने विद्यार्थियों के मर्म को समझा और आपने एक ऐसी शुरुआत की जो शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल है, एक नई मिसाल बनकर रह जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंग्लिश के एक ऐसे टॉपिक, एक ऐसी कंसेप्ट के बारे में बातचीत करेंगे। उस कंसेप्ट का महत्व हर एग्जाम में होता है, चाहे आप बात करें रीट की, चाहे बात करें आप फर्स्ट ग्रेड की, चाहे बात करें हम बैंकिंग की, हर एग्जाम में उसके 3 या 4 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ऐसा एक कॉमन सब्जेक्ट है, वो आपके सामने आज मैं लेके आ रहा हूँ। एक कॉमन टॉपिक, एक ऐसी कंसेप्ट जो हर पेपर में उसके प्रश्न है वो पुटअप होते हैं, बड़ा इजी भी है, और उस कंसेप्ट का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज हम सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो कंसेप्ट है उस पर चर्चा करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी कंसेप्ट है जिसके 22 या 23 रूल्स होते हैं। अगर हम 22 या 23 रूल्स का अध्ययन कर लें तो हमारा पूरा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है। इसके इजी प्रश्न पुटअप होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस मुद्दे पे बात करना चाहूँगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते किसे हैं, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। इसकी अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूँ तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर अथवा प्रश्न के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। मैं सबसे इस पहले कंसेप्ट के बारे में आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर जो सेंटेंस है उसकी वर्ब का सब्जेक्ट अगर एक वचन हो तो उसकी जो क्रिया वो भी एक वचन रूप में आएगी। अगर सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट प्लूरल रूप में हो तो जो वर्ब है वो भी प्लूरल रूप में आएगी। तो सबसे पहले मैं इस कंसेप्ट के बारे में अगर क्लियर करना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा सब्जेक्ट और यहाँ पे मैंने लिखा वर्ब। इसका मतलब है कि अगर सेंटेंस का जो करता है, सेंटेंस में जो वर्ब है उसका जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है, यानी कि एक वचन रूप में है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। यानी कि अगर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर रूप में है तो वर्ब है वो भी सिंगुलर रूप में आएगी। अगर सब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो जो वर्ब है वो भी प्लूरल रूप में आएगी। अगर इनके तालमेल में गड़बड़ेशन हो जाती है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल है वो सही नहीं रहता। यानी कि कोई भी मैं सेंटेंस लिखूं, सेंटेंस में सब्जेक्ट को मैंने एक वचन रूप में लिया तो वर्ब को मुझे एक वचन रूप में लेना होगा। इन दोनों को कंपैरिजन करें तो जो सब्जेक्ट है उसको अनेक प्रकार से एक वचन और बहुवचन रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, लेकिन जो वर्ब है उसके 2 ही नंबर होते हैं हमेशा, सिंगुलर और प्लूरल। तो मैं अगर बात करना चाहूँ वर्ब की तो जो ये क्रिया है ये मूल रूप से हमेशा प्लूरल रूप में आती है। यानी क्रिया का जो रूप होता है अपने बेसिक रूप में, जो मूल रूप में, वो क्रिया का रूप बहुवचन रूप ही होता है। क्रिया को हम एक वचन रूप में भी चेंज कर सकते हैं। उसका रूल ये होता है कि जैसे मैं आपको यहाँ बोर्ड पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि मैंने क्रिया के बारे में लिखा, वर्ब के बारे में लिखा। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक वर्ब लिखी गो, एक वर्ब लिख दी कम, एक लिख दिया मैंने प्ले, एक लिख दिया मैंने टीच। अगर इन वर्ब का नंबर पूछा जाए, अगर इनका वचन पूछा जाए तो ये सभी क्रियाएं प्लूरल रूप में हैं। अगर इनको हम एक वचन रूप में लेना चाहेंगे तो क्रिया के साथ एस या ई एस का प्रयोग कर क्रिया को एक वचन रूप में लाया जा सकता है। जैसे गो, गो के साथ मैंने लगाया ई एस, ये हो गया गोज। कम, इसका हो गया कम्स। प्ले, इसका हो गया प्लेज। टीच, इसका हो गया टीचीज। तो क्रिया के साथ गो के साथ मैंने ई एस लगा दिया, कम के साथ मैंने एस लगा दिया, प्ले के साथ एस लगा दिया और टीच के साथ मैंने ई एस लगा दिया। तो क्रिया के साथ अगर हम एस या ई एस का प्रयोग कर लेंगे
तो क्रिया बहुवचन रूप से एकवचन रूप में चेंज हो जाती है। ये सभी क्रिया के प्लूरल रूप हैं और इधर वाले मैंने इनको सिंगुलर रूप में चेंज कर दिया है। हम टेंस पढ़ते हैं तो अमूमन एक बात हमारे सामने आती है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक रूल लागू होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसके साधारण वाक्यों में अगर कर्ता एक वचन हो तो क्रिया के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है, यदि कर्ता बहुवचन हो तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता। वहीं पे यही रूल काम कर रहा होता है, यानी कि कर्ता एक वचन है तो हमें एस या ईएस लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। अगर कर्ता प्लूरल रूप में है तो हमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना होता, क्योंकि अगर एस ईएस लगाएंगे तो क्रिया एक वचन रूप में आ जाएगी। हमें तो कर्ता प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल रूप में रखना है। तो ये तो इसकी बेसिक कंसेप्ट कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। क्रिया के दो रूप होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। क्रिया मूल रूप से प्लूरल रूप में होती है। क्रिया को एक वचन रूप में चेंज करने के लिए उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। लेकिन जो सब्जेक्ट अपन कर्ता की बात करें तो कर्ता को अनेक रूपों से, कई फॉर्म से एक वचन और बहुवचन रूप में बनाया जा सकता है। तो शॉर्ट रूप से मैं अगर बात करना चाहूँ तो मैं बात करूँगा, जैसे मैंने लगाया रूल नंबर 1। इसमें एक रूल आता है एंड का, यानी और वाला। तो पहला रूल है वो ये कहता है कि अगर दो नाउन को एंड से जोड़ दिया जाए तो वो नाउन प्लूरल नाउन बन जाती है। इसी तरह अगर दो प्रोनाउन को एंड से जोड़ दिया जाए तो वो प्रोनाउन प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। लेकिन क्या हमेशा दो नाउन को एंड से जोड़ने से वो नाउन प्लूरल रूप में काम करती है? ये सब कुछ बातें आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे क्लियर होती जाएगी। सबसे पहले मैं एंड से संबंधित एक जो सेंटेंस है वो लेता हूँ। मैंने लिखा मेरी एंड जोहन कंप्लीटेड हिज या देयर होमवर्क। मैंने सेंटेंस लिया है मेरी एंड जोहन कंप्लीटेड देयर होमवर्क। यहाँ पे मैं देना चाहूँगा हैज़ या हैव। अब हमको क्लियर करना है कि हम हैज़ का प्रयोग करें या हैव का प्रयोग करें। जितनी भी अपनी ये सारी क्रियाएँ होती हैं जैसे डू, डज, इज, आर, एम, हैज़, हैव, इनका भी सिंगुलर और प्लूरल रूप होता है। यानी जिस क्रिया के साथ एस या ईएस लगा होता है वो एक वचन रूप में काम करती है, और जिसके साथ एस ईएस नहीं होता तो वो प्लूरल रूप में काम करती है। जैसे हम बात करते हैं डू और डज, तो डू और डज में डज के साथ ईएस है तो डज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ काम में आता है, डू प्लूरल के साथ आता है। जैसे आगे बढ़ूँ मैं इज, आर, एम, तो इसमें इज के साथ एस लगा हुआ है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ काम में आएगी। आगे वाले टेंस की बात करें तो हैज और हैव, एक के साथ हैज में एस लगा है तो वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ काम में आएगी, क्योंकि सिंगुलर वर्ब के रूप में काम में लेते हैं उसको। उसके बाद अगर अपन बढ़े तो जैसे ले लीजिएगा डिड, तो डिड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आता है। तो ये अमूमन एक सीधी सी बात है, हमारे सामने सिंगुलर प्लूरल का अंतर करना बड़ा इजी होता है। मैंने लिखा मेरी एंड जोहन कंप्लीटेड देयर होमवर्क। इनमें इन दो व्यक्तियों की बात हो रही है, मेरी और जोहन। मेरी और जोहन को एंड से जोड़ दिया गया तो ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, और अलग अलग व्यक्तियों को जब एंड से जोड़ दिया गया तो ये नाउन हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में काम करती है, और नाउन प्लूरल हो तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल ही होगी। तो ये अपना पहला रूल था कि जब दो नाउन या दो प्रोनाउन को एंड से जोड़ दिया जाता है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, और उसके साथ आने वाली वर्ब भी प्लूरल रूप में आती है। अब एंड के रूल को अपन आगे बढ़ाते हैं। 2 नंबर में आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखना चाहूँगा। मैंने लिखा द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी अटेंडेड द मीटिंग। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। मैंने दो नाउन को एंड से जोड़ दिया है। मैंने पहले सेंटेंस में लिखा है द प्रिंसिपल, दूसरे में लिखा है द सेक्रेटरी अटेंडिंग द मीटिंग। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा कि मैंने दो नाउन को एंड से ही जोड़ा है, दोनों सिंगुलर नाउन है, दोनों को एंड से जोड़ दिया। तो आपके सामने प्रश्न मेरा ये है कि तो इन नाउन को हम सिंगुलर माने तो इसमें हैज़ का प्रयोग होगा, अगर प्लूरल माने तो इसमें हैव का प्रयोग होगा। तो प्रश्न ये उठता है
कि एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो बड़ा मार्मिक समय होता है। उस समय दिमाग जो सोचने की क्षमता होती है, कई बार ऐसा होता है कि हम भूल कर देते हैं, हमें पता होता है लेकिन भूल कर देते हैं। हमें एग्जाम में सक्सेस होने के लिए उस भूल से बचना है। मैं आपका यहाँ ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा कि देखिएगा मेरी और जोहन, यहाँ मैंने लिखा है द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। तो यहाँ पे मैं अलग अलग व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने नाउन तो दो लिए हैं, लेकिन यहाँ पे इससे पहले मैंने द लगाया और इससे पहले मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। तो इसका मतलब हुआ कि ये प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों एक ही व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति नहीं है। तो इस नाउन को हम प्लूरल नहीं मानेंगे, इस नाउन को हम सिंगुलर रूप में ही मानेंगे। और इस नाउन को सिंगुलर रूप में मानेंगे तो यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और सिंगुलर जो साइक्रिया है उसमें अगर हमको अंतर करना हो तो रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि क्रिया हमेशा मूल रूप में प्लूरल रूप में होती है। एक वचन रूप में चेंज करने के लिए उसके साथ एस या एस का प्रयोग करना पड़ता है। तो बताइए हैज और हैव में एस किसके साथ है? हैज के साथ है। क्लियर है कि सब्जेक्ट एक वचन हो तो इसमें एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे दूसरी रूल के तहत हमने ये पढ़ा कि जब दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाता है और दोनों नाउन में से एक नाउन के पहले कोई आर्टिकल जैसे ए एन दी या फिर कोई पजेसिव एडजेक्टिव जैसे ही हर अवर ये आ जाते हैं तो वो नाउन सिंगुलर ही मानी जाती है। इसके ऑपोजिट, इसके विपरीत मैं एक सेंटेंस यहाँ पे पुट अप और करना चाहूँगा। देखिएगा आप, जैसे मैंने एक प्रश्न लिखा, इसी को मैं ले लेता हूँ, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी ब्लैंक अटेंडेड द मीटिंग। अब ये सेंटेंस मैंने लिया। सेंटेंस देखने में ऐसे लग रहा है कि दोनों हु भी हैं, सेम ही है, लेकिन मैंने एक माइन्यूट सा डिफरेंस इसमें किया है। इसमें भी मैं पूछना चाहूँगा कि हैज आएगा या हैव आएगा। अगर इन दोनों सेंटेंस को हम ध्यान से देखें तो ये तीसरा रूल पुटअप हो जाता है। पहला रूल ये था कि जब दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो वो प्लूरल रूप का धारण कर लेती है। दूसरा मैंने ये लिखा कि जब दो सिंगुलर नाउन को एंड से तो जोड़ा जाता है, लेकिन एंड से जो दो नाउन जोड़े जाते हैं उन दोनों में से एक नाउन से पहले आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव मिले तो ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ये अलग अलग नहीं है। यही प्रिंसिपल है और यही सचिव है। अगर आगे वाला रूल ये कहता है कि दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है और दोनों नाउन से पूर्व कोई आर्टिकल काम में लिया जाता है, सेम आर्टिकल या फिर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव काम में लिया जाता है, तो ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। इसमें ये सेंटेंस बता रहा है कि दी प्रिंसिपल एंड दी सेक्रेटरी, ये दोनों एक व्यक्ति नहीं है, अलग अलग व्यक्ति हैं। तो यहाँ इस नाउन को प्लूरल माना जाएगा और प्लूरल माना जाएगा तो प्लूरल एचवी का प्रयोग होगा और प्लूरल का होगा तो यहाँ प्रयोग होगा हैव का। तो अब हमारे सामने तीन रूल पुटअप हो गए हैं। पहला रूल ये था कि दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़िए प्लूरल बन जाएगा। इन दोनों में जो डिफरेंस है प्लीज़ उसको आप ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है, दोनों नाउन से पूर्व कोई आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है तो ये नाउन प्लूरल मानी जाती है। बट अगर एंड से जोड़ा जाए और एक से पहले आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए, दूसरे से पहले नहीं किया जाए, तो ये समझा जाए कि दोनों व्यक्ति एक ही हैं और एक व्यक्ति कभी प्लूरल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसको हम सिंगुलर मानते हैं। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अपने तीन रूल क्लियर हो जाते हैं। लेकिन बात अभी एंड की चल रही है, यानी एंड से हम जोड़ते हुए जा रहे हैं। अब मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एंड से संबंधित एक रूल आपके सामने और पेश करना चाहूँगा। उस रूल को मैं एक्सप्लेन हिंदी में भी कर दूंगा। जैसे मैंने 4 नंबर रूल लिया और मैंने एक वर्ड लिखा शलो एंड स्टडी देयर इज, ये सेंटेंस में ले लिया। शलो एंड स्टडी देयर इज, यहाँ पे मैंने लिया विन और एक दे दिया विंच, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इसमें हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगर रूल लगाना हो तो इस सब्जेक्ट को हम सिंगुलर माने या प्लूरल माने, सॉरी ये एंड था। अगर मैं आपको कहूँ तो एक तो मैंने लिखा स्लो, एक लिखा मैंने स्टडी और बीच में इसको एंड से जोड़ दिया। अब आप तो यही कहोगे कि जब दो नाउन को एंड से जोड़ दिया जाता है तो जो नाउन है वो प्लूरल रूप ही धारण करती है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। ऐसा पहले भी हो चुका है
और अब भी मैं आपके सामने ये बता रहा हूँ कि अगर एंड से जुड़ने वाली दोनों नाउन एक ही वस्तु या भाव का बोध करवाती हों तो उसको प्लुरल नहीं माना जाएगा, उसको सिंगुलर ही माना जाएगा। जैसे देखिए कि धीरे धीरे किंतु लगातार, ये दोनों रेस के गुण हैं, दौड़ के गुण हैं। अगर दोनों नाउन एक ही वस्तु या भाव का बोध करवाए तो उसको प्लुरल नहीं माना जाएगा, उसको सिंगुलर माना जाएगा। इसी तरह काफ़ी और भी नाउन है, तो इसमें अगर सिंगुलर माने तो यहाँ पे विंस का प्रयोग होगा, क्योंकि वर्ब भी सिंगुलर और जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर। ऐसी कुछ और नाउन्स भी हैं जिसके बारे में मैं आपके सामने जो इम्पोर्टेंट है उनको लिखना चाहूँगा। जैसे मैंने एक लिखा ब्रेड एंड बटर। एक ऐसी नाउन और है जिसके बारे में मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा, क्राउन एंड ग्लोरी। इसके अलावा मैं एक और नाउन है जैसे राइज एंड फॉल। एक नाउन और है जैसे बेग एंड बेगिज। ब्रेड एंड बटर, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल। राइज एंड फॉल ऊपर में एक दो नाउन कुछ और लिखता हूँ, जैसे बेग एंड बेगिज को ऊपर लिख देता हूँ मैं, बेग एंड बेगिज, यानी कि ईडीएम की तरह काम होता है, संपूर्ण जितना सामान। इसके अलावा जैसे एक नाउन इसमें और आती है हॉर्स एंड कैरिज। ये जो नाउन है ये नाउन हमेशा, जैसे राइस एंड करी ये इसी में आता है, राइस एंड करी। इन नाउन्स को प्लीज ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा स्लो एंड स्टडी, ब्रेड एंड बटर, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, राइस एंड करी, बेग एंड बेगीज, हॉर्स एंड कैरिज। इसके अलावा कुछ और भी होती है जैसे कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन। इसके अलावा एक दो नाउन जैसे हेमर एंड सिकल, ऐसी कुछ नाउन्स और भी इसमें सम्मिलित होती हैं, लेकिन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट इन्हीं को माना जाता है। इन नाउन की अगर अपन बात करते हुए कोई सेंटेंस बनाना चाहें, जैसे मान लीजिए ब्रेड एंड बटर का एक सेंटेंस में और बनाता हूँ। मैंने लिखा ब्रेड एंड बटर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। मैंने लिखा ब्रेड एंड बटर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, यानी कि ब्रेड और बटर है वो मेरा पसंदीदा नाश्ता है। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि जब हम नाश्ते की बात हो रही है तो ब्रेकफास्ट में कोई ब्रेड और बटर को अलग अलग थोड़ी रखा जाता है, ब्रेड और बटर दोनों को एक साथ में काम में लिया जाता है। तो इस दृष्टि से मैंने ये कहा था कि जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है और दोनों नाउन एक ही वस्तु का बोध करवाए, जैसे ब्रेड एंड बटर यानी कि नाश्ते से संबंधित हैं दोनों ही, तो इसको सिंगुलर माना जाएगा। अगर मैं बात करूं जैसे हॉर्स एंड कैरिज, एक सेंटेंस इसका लेते हैं, हॉर्स एंड कैरिज रेडी। यहाँ पे मैंने दिया इज आर एम, तो मैंने कहा कि घोड़ा गाड़ी है वो तैयार है। तो हॉर्स एंड कैरिज एकदम से दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों को साथ साथ लेंगे तो ये गाड़ी और घोड़ा वो काम करेगी, वरना अलग अलग इनका कोई महत्व नहीं होता वैसे। तो अगर ये करें तो हॉर्स एंड कैरिज को माने तो इसको सिंगुलर माना जाएगा, और सिंगुलर माना जाएगा तो इसमें इज का प्रयोग होगा। ये वो अपना एंड का चौथा रूल। पहला रूल वो था दो नाउन को एंड से जोड़िए प्लुरल बन जाएगा। दूसरा रूल ये था कि जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है और एक नाउन से पूरे पॉजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल का प्रयोग और एक से पहले नहीं हो तो उसको सिंगुलर माना जाता है। दूसरा रूप ये था कि दोनों नाउन से पूर्व सेम आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उसको प्लुरल माना जाता है। उसके बाद एंड की बात ये आई कि दो नाउन, ऐसी नाउन जो एक ही वस्तु की ओर बोध करवाए, दोनों को एंड से जोड़ दिया जाए तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में मानी जाएगी, प्लुरल नाउन के रूप में उसका प्रयोग नहीं होता। अब इससे आगे बढ़े तो एंड से संबंधित एक रूल और होता है, वो भी आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। जैसे मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा आपके सामने कि आप उसमें किसका प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, माई लाइफ एंड माई वाइफ गोइंग टू जयपुर टुडे। ये सेंटेंस मैंने दिया, माई लाइफ एंड माई वाइफ गोइंग टू जयपुर टुडे। इसमें अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे पूछना चाहूँ कि आप इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे या फिर
एम का प्रयोग करेंगे। ये आपको सोचना है, बस फटाफट अपने क्वेश्चन का जो उत्तर है वो आप अपने दिमाग में ले लीजिएगा और आप उत्तर बताइए कि आपके दिमाग में इसका उत्तर क्या आ रहा है। अगर मैं बात करूँ तो ये एंड का रूल है। एंड का रूल बात करता हूँ तो मैंने एंड को अंडरलाइन किया, एक माई वाइफ है, एक जगह लिखा है मैंने माई लाइफ। तो अगर आप कंपैरिजन करें, हम एग्जाम के टाइप में तुरंत देखते हैं कि हाँ एंड आ गया, एंड आ गया, प्लूरल हो गया, मार्क का प्रयोग कर देते हैं, हम वहाँ पे गलत हैं। ध्यान से सोचिएगा कि एंड से जोड़ने वाले 5-6 रूल होते हैं, उनमें से कौन सा रूल यहाँ पे काम कर रहा है। तो आप सोचिएगा मेरा जीवन और मेरी पत्नी मतलब जयपुर जा रही है, तो बात सिंगल की कर रहा हूँ मैं या फिर डबल 2 व्यक्तियों की कर रहा हूँ। मेरी लाइफ वैसे तो है नहीं कि मेरा जीवन कोई अलग से कोई जा रहा है, तो मैं एक ही व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, जैसे हॉर्स एंड कैरीज, उसी तरह इसमें भी इस नाउन को एंड से जोड़ने पर भी ये दोनों नाउन हैं, एक ही भाव का बोध करवा ले, इसलिए इसमें प्रयोग होगा इज का। ये था अपना इज का नेक्स्ट रूल। अगर अपन इज के एक रूल की बात और करें, जैसे मैं सेंटेंस लिखना चाहूँगा, ईच मैन एंड ईच वुमेन इक्वल राइट्स। यहाँ पे भी एंड का रूल मैंने काम में लिया है, ईच मैन एंड ईच वुमेन इक्वल राइट्स। इसमें मैं अगर लिखूँ यहाँ पे हैज़ और यहाँ पे लिखूँ मैं हैव, तो सोच के बताइएगा कि इसमें किसका प्रयोग होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ईच मैन यानी प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक जो स्त्री है, प्रत्येक जो आदमी है और प्रत्येक जो स्त्री है उसको समान अधिकार है। अगर इसकी बात करें तो आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने एंड से जोड़ा है, फिर भी पहले वाले दोनों तीनों रूल इसमें काम में नहीं आ रहे हैं। तो मैं भी यहाँ ये कहना चाहूँगा कि अगर 2 नाउन को एंड से जोड़ा जाता है और दोनों नाउन एंड से पहले या बाद में जो नाउन है उन प्रत्येक से पहले आपको ईच, एवरी या नो मिलता है, यानी कि नाउन से पहले अगर हमको यहाँ पे भी ईच मिले, यहाँ पे ईच मिले, यहाँ पे एवरी मिले, यहाँ पे भी एवरी मिले, यहाँ पे नो मिले और वहाँ पे नो मिले, तो इस नाउन को माना जाता है, सोचिएगा क्या माना जाता है, इस नाउन को हमेशा सिंगुलर माना जाता है। तो यहाँ पे सिंगुलर के आधार पे हम यूज करेंगे हैज का। तो देखिए मैंने आपको एंड के जितने रूल थे जो एंड से जोड़कर अपन नाउन को सिंगुलर या प्लूरल बनाते हैं उसके संदर्भ में आपके सामने चर्चाएं की। मेरा ये पूर्णतः विश्वास है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूँ, आप कहिएगा कि बार बार रिपीट नहीं, बार बार रिपीट करने से ही हमारी चीज़ें हैं वो मानसिक पटल पे बन जाती है, उसका एक मतलब हमारे सामने कंसेप्ट क्लियर हो जाती है। तो एंड के 5 रूल दोबारा मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। 2 सामान्य नाउन को एंड से जोड़ा जाएगा, प्लूरल माना जाएगा। 2 नाउन को एंड से जोड़ा जाता है, लेकिन दोनों नाउन में से एक नाउन से पहले आर्टिकल एएनडी या पजेसिव एडजेक्टिव आता है, दूसरी से पहले नहीं आता, तो उस नाउन को हमेशा सिंगुलर माना जाता है। अगर दोनों नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है तो उस नाउन को हमेशा प्लूरल माना जाता है। उससे आगे बढ़े, अगर 2 नाउन को एंड से जोड़ा जाता है, दोनों नाउन एक ही वस्तु या एक ही भाव का बोध करवाएं तो उस नाउन को हमेशा सिंगुलर माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर 2 नाउन को एंड से जोड़ा जाता है और दोनों नाउनों से पूर्व ईच, एवरी या नो में से किसी एक डिटर्मिनर का प्रयोग होता है तो उस नाउन को भी हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है। तो ये अपने नाउन के एंड वाले रूल थे। तब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात की तो नाउन के साथ हम एंड से 2 नाउन को जोड़े तो उसमें कौन सी नाउन को सिंगुलर माना जाता है और कौन सी नाउन को प्लूरल माना जाता है। इससे आगे एक बात और करना चाहूँगा मैं, नेक्स्ट रूल पे आऊँगा मैं, तो मैं बात करूँगा वन ऑफ द के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, यानी प्रयोग होता है। यानी कि वन ऑफ द के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एक सेंटेंस के द्वारा मैं समझाना चाहूँगा, वन ऑफ द माई फ्रेंड्स passed in his class। मैंने लिखा वन ऑफ द माई फ्रेंड्स हैज़ पास्ड इन हिज क्लास। तो ध्यान रखिएगा वन ऑफ द के बाद जो नाउन आती है वो हमेशा प्लूरल आती है, बट जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। इसका हिंदी ध्यान से देखिएगा, ये कह रहे कि मेरा एक मित्र, यानी जितने भी मित्र हैं उनमें से मेरा एक मित्र है वो अपनी कक्षा को पास कर चुका है। तो इसमें अपन हैज या हैव की बात करें तो इसमें प्रयोग होगा हैज का, क्योंकि मैंने यही कहा है कि वन ऑफ द के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो ये अपना
वन ऑफ द वाला रूल था। इससे आगे हम बढ़े तो मैं और के संदर्भ में भी बात करना चाहूँगा। ज़्यादातर लोग जैसे कहते हैं, आप सोचिएगा मैं एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ, डू एंड डाई या डू और डाई। हमारे जो महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता थे, उन्होंने एक बात कही थी, करो और मरो या करो अथवा मरो। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँ तो कौन सी चीज़ को आप सही मानेंगे, डू एंड डाई या डू और डाई? तो आपका उत्तर शायद डू और डाई की तरफ ही जाएगा, क्योंकि यही होता है, करो अथवा मरो, न कि करो और मरो। अब मैं और की बात आपके सामने करना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल के द्वारा मैंने इसको स्टार्ट करना चाहा कि जब हम और के द्वारा दो नाउन को स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने और लगाया, अब दो नाउन को और से जोड़ दिया जाए तो वो नाउन सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। जैसे मैंने लिखा राहुल और सोहन, राहुल और सोहन मेकिंग टी, ये सेंटेंस लिया। अगर इसमें बात करूं मैं इज आर एम की, सोच के बताइएगा, इज आएगा, आर आएगा या एम आएगा? हाँ, हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये तो इजी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो कोई ऐसी बात ही नहीं कि वो डिफिकल्ट हो। नहीं नहीं, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक कॉमन टॉपिक है जो कक्षा 9, 8, 10 में भी पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम इनको भी हल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन आते हैं वो बड़े इजी आते हैं। जो विद्यार्थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ज़्यादा इजी में लेता है, ज़्यादा और कॉन्फिडेंस अपने आप को शो करता है, वो वहाँ पे कहीं ना कहीं गलतियाँ कर जाता है। तो हमें छोटी छोटी माइन्यूट रूल हैं, उनकी तरफ देखना है और उन्हीं के द्वारा इन गलतियों से बचना है। तो मैंने बता दिया कि जब दो नाउन को और से जोड़ा जाता है तो और से जोड़ने के बाद जो अपनी ये सेकंड नाउन है इसके अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। ये देख लीजिएगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सोहन के साथ में प्रयोग करना चाहूँगा इज का। तो ये अपना और वाला रूल हुआ। इसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ूँ तो कुछ हमारे पास करेलेटिव जो होते हैं, कंजक्शंस होते हैं जो पेयर में होते हैं। जैसे मैं लिखना चाहूँगा, एक लिखा नॉट ओनली बट आल्सो, ऐसे ही अपना होता है आइदर और। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो इसमें और वाला रूल भी लागू हो जाता है, आइदर और, नाइदर नोर या फिर नॉट ओनली बट आल्सो। तो इसमें अपना आइदर और नीदर नोर वाला जो रूल है वो बच गया है। तो मैं इसमें ये भी लिखूंगा, इसको नीदर भी बोलते हैं, इसको नाइदर भी बोलते हैं, जैसे नीदर नोर। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के बीच में इनका प्रयोग किया जाता है तो उसको भी पहचानना कई बार मुश्किल हो जाता है कि कौन सी नाउन के अनुसार मैं वर्ब का प्रयोग करूं। तो इसमें मैं लिखना चाहूँगा वर्ब शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नाउन। इस रूल को अपन अभी एग्जाम्पल में फॉलो करेंगे। मैंने लिखा है कि अगर इनसे दो नाउन को जोड़ा जाता है तो वर्ब शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नाउन। तो हम जो वर्ब का प्रयोग वो नियरेस्ट नाउन के आधार पे करेंगे। जैसे मैंने लिखा आइदर बॉयज एंड टीचर गविंग ऑन एन एजुकेशनल टूर। यहाँ पे मैं लेना चाहूँगा इज आर एम। सेंटेंस मैंने लिखा आइदर बॉयज एंड टीचर, आइदर के बाद और आइदर बॉयज और टीचर गविंग ऑन एन एजुकेशनल टूर। तो मैंने ये कहा था कि जब सेंटेंस में दो नाउन को जोड़ने के लिए आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो या फिर और या नीदर नोर का प्रयोग होता है तो वर्ब का प्रयोग शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नाउन। जो हमारी इस ब्लैंक के जो निकटतम नाउन होती है उसके अनुसार अपन वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसमें एक तो नाउन है बॉयज और एक नाउन है टीचर। तो हमने नियरेस्ट नाउन की बात की थी तो नियरेस्ट नाउन तो ये टीचर बनती है और टीचर है तो इसके साथ अपन प्रयोग करेंगे इज का।
तो इसी प्रकार मैं ये भी ले सकता हूँ बोथ बॉयज एंड टीचर, तो इसी के अनुसार नाउन का प्रयोग होगा। इनमें से कोई भी कंजक्शन है आप रख लीजिएगा। और दूसरी अपन सिंपल भाषा में बात करना चाहे, सामान्य भाषा में बात करना चाहे तो आप याद रखिएगा कि नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो और। इनमें बट आल्सो और नोर के बाद जो नाउन आती है उसके अनुसार वर्ब का सेंटेंस में अपन प्रयोग करते हैं। तो ये अपना एक और रूल था जिसमें अपन दो इनमें से एक अपन पेयर की ओर बात करें तो वो बोथ हैंड बच जाता है, और उस बोथ हैंड की बात अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक प्रयास किया है कि आप सभी बच्चे घर पर रहकर इनका अध्ययन करें। हो सकता है कि किसी को अगर ये अच्छी तरह से टॉपिक आ रहा है तो वो उसका दोबारा से रिवीजन कर लें, जिसको नहीं आ रहा है वो इसको दोबारा पढ़ लें इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।